हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, ये इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, और मेटल्स की रजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि रजिस्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे करें और रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन पर नहीं डिपेंड करती है। मींस किसी कंडक्टिंग मटेरियल का क्या क्या चेंज कर दें तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्या चेंज करने पर नहीं चेंज होगी, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले रजिस्टिविटी के बेसिस पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिफाइन कैसे करें ये सीखते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चलो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करें। आप देखिए कंडक्टर का रजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर है। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट है इनकी रजिस्टिविटी। तो वह मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, वह मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी सबसे स्मॉलेस्ट होती है और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स या मेटल्स कहते हैं। वह मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जो अपने अंदर से करंट को बड़ी आसानी से फ्लो होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। इनमें मेटल्स आती हैं, आपके लिक्विड कंडक्टर आ जाते हैं। अगला इंसुलेटर। अब आप इंसुलेटर देखिए, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी वेरी हाई है। देखिए 10⁵ से 10⁻16 ओम इंटू मीटर। प्योर वाटर की रजिस्टिविटी देखिए, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है 2.5 इंटू 10⁵ ओम इंटू मीटर है। फ्यूज क्वार्ट्ज की देखिए सबसे मैक्सिमम रजिस्टिविटी है 10⁻16 ओम इंटू मीटर है। तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी का रेंज 10⁵ से 10⁻16 में है, प्लस में है, वेरी हाई है। प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, उसकी रजिस्टिविटी देखिए 2.5 इंटू 10⁵ ओम इंटू मीटर है, तो ये भी इंसुलेटर है। फ्यूज क्वार्ट्ज देखिए 10⁻16 ओम इंटू मीटर है, ये भी इंसुलेटर है। तो वह मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी मैक्सिमम होती है, जो अपने अंदर से करंट के फ्लो को नहीं अलाउ करते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। मींस दोज मटेरियल दैट हैव द मैक्सिमम रजिस्टिविटी एंड डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक आ जाएंगी, सिरामिक आ जाएंगी, चाइना क्ले आ जाएगा, आपका प्योर वाटर आ जाएगा, ये सब आपके क्या है, रबर आ जाएगा, प्लास्टिक है, रबर है, सिरामिक है, चाइना क्ले है, आपका ये सारे क्या आएंगे, इंसुलेटर में आ जाएंगे। अब दूसरे जो है वो सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर की देखिए रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। देखिए कंडक्टर से ज्यादा है और इंसुलेटर से कम है। देखिए कंडक्टर से ज्यादा है इनकी रजिस्टिविटी, इंसुलेटर से कम है, इसीलिए इनको दोनों के बीच में रखा गया है। तो वह मटेरियल्स जिनकी रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। वह मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कार्बन है जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये आपके सेमीकंडक्टर में है। जिसमें सबसे मैक्सिमम देखिए रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की है, वो सिलिकॉन की, और सबसे मिनिमम जो है वो कार्बन की है। तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। आपके पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में जो एलिमेंट है, जिसमें कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक ना। और ये जनरली कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो ये रहा डिफिनेशन कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को रजिस्टिविटी के बेसिस पर कैसे डिफाइन करें। ओके, अब हमारा डिस्कशन होगा कि कौन कौन सी बातें हैं जिन पर रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की डिपेंड करती है और जिन पर डिपेंड नहीं करती है, दोनों का डिस्कशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखें। फैक्टर्स ऑन व्हिच रो डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच रो डिपेंड्स मीन्स वो फैक्टर जिन पर रो डिपेंड करता है, जिन पर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है।
तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल। तो रो जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब हो गया कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, इंसुलेटर की अलग होगी, आपकी सेमी कंडक्टर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कापर की अलग होगी, जर्मेनियम की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी। तो मीन्स अगर नेचर बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है ये देखिए। इसके पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अभी हम इसको बाद में डिराइव करेंगे। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ से देखिए किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी एक तो मास ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है जो कि कांस्टेंट है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं उस पर डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करती है, एक रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और एक आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, एक रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। तीन बातों पर डिपेंड करती है। मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, और अब बचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अलग अलग डिफरेंट मेटल्स में ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये डिफरेंट होते हैं। देखिए अब चलो बात करें तो रो प्रोपोर्शनल क्या है 1/n के, रो प्रोपोर्शनल क्या है 1/n के। n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जरा देखिए कंडक्टर में, देखिए इधर देखिए सी मतलब कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब मेटल्स। देखिए मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, देखिए 10⁻29 पर मीटर क्यूब है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब है, इसलिए मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। देखिए सेमी कंडक्टर में 10⁻12 पर मीटर क्यूब है, और 10 इंसुलेटर में 10⁻2 पर मीटर क्यूब है। देखिए इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं है, इस कंपेरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इसीलिए इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और सेमी कंडक्टर में देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, इसीलिए इनको सेमी कंडक्टर कहते हैं, इसीलिए इनकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 10⁻12 होते हैं, मेटल में 10⁻29 होते हैं, और आपके इंसुलेटर में 10⁻2 होते हैं। इसलिए नेचर अगर आप चेंज कर देंगे तो ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब मेटल्स में भी बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर में होते हैं, 10⁻29 होते हैं, फिर सिल्वर में 10⁻32 होते हैं, और फिर कॉपर में होता है 10⁻29 होते हैं, फिर एल्युमिनियम में 10⁻26 होते हैं, इसलिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो आपने देखा कि अगर आप नेचर चेंज कर देंगे मटेरियल का तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, उसके चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। तो अगर आप नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों जो है नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। अगर आप नेचर चेंज कर देंगे तो सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब भी करंट डिफरेंट मिलेगी, तब भी करंट आपको डिफरेंट मिलेगी। सेकंड फैक्टर है देखिए टेम्परेचर पर, किस पर? टेम्परेचर पर। अब इसमें अगर हम बात करें रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट दो क्वांटिटी हैं, एक एन जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, एक है टाउ जो कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है टू कोलिजन के बीच में। तो इन दोनों पर तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है अभी इसका हम डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगला है इम्प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। इम्प्योरिटी ऑफ द मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी के हम दो पार्ट मान सकते हैं, रो इक्वल टू रो टी प्लस रो आई, रो इक्वल टू रो टी प्लस रो आई। रोटी वो रेजिस्टिविटी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रो आई वो होती है जो इम्प्योरिटी पर डिपेंडेंट करती है। मतलब रेजिस्टिविटी के हम दो पार्ट मान सकते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक इम्प्योरिटी डिपेंडेंट। तो रो को मैंने दो पार्ट में कर दिया, एक रोटी प्लस रो आई। रोटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है वो ये हो गई, रो आई इम्प्योरिटी डिपेंडेंट होती है।
अब ये इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी पे कैसे डिपेंड करती है, जरा देखिए। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें या प्योर मेटल की बात करें, तो प्योर मेटल की रजिस्टिविटी कम होती है, प्योर मेटल की रजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर मेटल्स में आपने इम्प्योरिटी मिला दिया, एलॉय बना दिया, या उसमें डिफरेंट डिफेक्ट आ गए, जैसे पॉइंट डिसलोकेशन, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये तमाम अगर डिफेक्ट आ गए तो उस केस में रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो मीन्स मेटल्स में इम्प्योरिटी ऐड करने पर या मेटल्स में इम्प्योरिटी मिलाने पर उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। इसका रीजन क्या है कि जब आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं या डिफेक्ट्स आ जाता है मेटल में, तो जो आयंस हैं वो जो रेगुलर अपने जगह पर प्लेस्ड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं इधर उधर, और फिर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, इसलिए रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इम्प्योरिटी मिलाने पर मेटल्स की रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इम्प्योरिटी मिलाने पर मेटल की रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और सेमीकंडक्टर की बात करिए, सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, देखिए डिक्रीज हो गई। तो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने पर उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि कंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने पर इसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। दोनों में डिफरेंट बिहेवियर है। आखिर ऐसा क्यों, रीजन सुनो। जब आप मेटल्स में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन का उन इम्प्योरिटी एटम से बढ़ जाता है, इसलिए रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इंडियम है, इन सबको, या ट्राईवैलेंट आपका एल्युमिनियम है, बोरान है, ये सब आप मिलाते हैं। तो जब आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यन ये इंक्रीज हो जाते हैं, और यन के इंक्रीज होने से उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर में यही एक ड्रास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, बड़ी ये जादुई प्रॉपर्टी है कि हम इम्प्योरिटी मिला करके उसकी रजिस्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये इम्प्योरिटी हमारे कंट्रोल में होती है, हम कितनी इम्प्योरिटी ऐड करें तो कितनी कंडक्टिविटी बढ़ा लेंगे या रजिस्टिविटी घटा लेंगे। इसीलिए जो है सेमीकंडक्टर का यूज पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किया जाता है, और वो आज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का किंग बन गया है, ठीक ना। रीजन क्या है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी हम ऐड करके उसकी रजिस्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो हमारे कंट्रोल पर डिपेंड करता है, जबकि कंडक्टर में करंट का फ्लो हमारे कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करता है, हम उसको कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। मीन्स मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हिसाब से हमारे मन मुताबिक नहीं चलेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये रही इम्प्योरिटी वाली बात। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन फैक्टर्स पर रजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे आप इसको। मैंने बताया था कि रजिस्टिविटी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर। तो रजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर वायर के नहीं डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया क्रॉस सेक्शन पर, वॉल्यूम पर, इन पर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ को चाहे डबल करो चाहे ट्रिपल करो, रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। एरिया क्रॉस सेक्शन को चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, जितनी रजिस्टिविटी पहले थी वही रहेगी, ठीक ना। वॉल्यूम को चाहे इंक्रीज करो डिक्रीज करो, रजिस्टिविटी जो थी वही रहेगी। तो किस पर नहीं डिपेंड करती है, रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के लेंथ पर नहीं डिपेंड करती है। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन पर नहीं डिपेंड करती है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करती है। और रो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, रो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जबकि ये ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो किसी भी वायर की रजिस्टिविटी उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करती है। लेंथ को चाहे स्ट्रेस्ड कर दो, चाहे पुल्ड कर दो, चाहे डबल लेंथ कर दो, चाहे एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, चाहे रेडियस चेंज कर दो, चाहे डायमीटर चेंज कर दो, रजिस्टिविटी वही रहेगी जो पहले थी, और रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्या, रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना, इसको नहीं गलती करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो एलॉय हैं जिनका अभी हमने डिस्कशन किया था,
इन एलआई के एप्लीकेशन क्या है, ये कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एलआई क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेज। क्या यूजेज? इनके 2 यूज है। एक तो हम जो लेबोरेटरी के अंदर अपने लैब में रजिस्टर का यूज करते हैं, ये एलआई के बनाए जाते हैं। तो एक तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में एलआई का यूज किया जाता है। दूसरा एलिमेंट ऑफ द हीटिंग डिवाइस, जैसे हीटर है, टोस्टर है, गीजर है, इनके जो एलिमेंट बने होते हैं, हीटर में जो वायर लगा होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो हीटर है, टोस्टर है, गीजर है, इनके जो एलिमेंट बनाए जाते हैं वो एलआई के बनाए जाते हैं। तो एलआई का मेनली यहाँ 2 यूज है। फर्स्ट यूज ये है कि स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में, दूसरा है हीटिंग डिवाइसेज के एलिमेंट बनाने में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये एलआई के ही क्यों बनाए जाते हैं, मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, इसमें कौन सी ऐसी खास बात होती है। आइए इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। Rho of Li is relatively independent of temperature, hence R of Li change very little with temperature। मतलब क्या हुआ कि जो Li होती हैं उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो रिलेटिवली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स टेम्परेचर के चेंज होने के साथ इनकी रजिस्टिविटी या तो चेंज ही नहीं होती है, या चेंज होती है तो वेरी 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 स्लोली चेंज होती है। और जब रजिस्टिविटी वेरी स्लोली चेंज होती है तो रजिस्टिविटी के वेरी स्लो चेंज होने से रजिस्टेंस वायर का नहीं चेंज होता है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं लैब के अंदर तो हमें रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो स्टैंडर्ड रजिस्टेंस है वो एलआई के बनाए जाते हैं। रीजन क्या है कि एलआई की रजिस्टिविटी रिलेटिवली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जहां पर मेटल्स और कंडक्टर की रजिस्टिविटी बहुत तेजी से टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, जबकि ये एलआई की रजिस्टिविटी वेरी 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 स्लोली होती है, जबकि मैग्नीन और कांस्टेंटन की नियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो जब रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होगी तो रेजिस्टेंस भी इंडिपेंडेंट होगा। तो उनके रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ आपको देखने मिलेगा, अभी आप जब लैब में जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर तो आपको वहां पर एक रिहोस्टेट मिलेगा। रिहोस्टेट होता है एक रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए जो है एक डिवाइस होती है। रिहोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस को चेंज करने की एक डिवाइस होती है। तो रिहोस्टेट जो है एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो रिहोस्टेट में जो वायर यूज किया जाता है वो मैग्नीन एलआई का होता है। रिहोस्टेट में जो वायर यूज किया जाता है वो मैग्नीन एलआई का होता है। दूसरा आपको पोटेंशियोमीटर आपको देखने को मिलेगा लैब में। तो पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज किए जाते हैं वो भी मैग्नीन के यूज किए जाते हैं। किसके? मैग्नीन के यूज किए जाते हैं। किसके? मैग्नीन के यूज किए जाते हैं। और अब बात आती है कि जो हीटिंग डिवाइसेज हैं इनके एलिमेंट क्यों बनाए जाते हैं एलआई के, इसका रीजन मैं बता दूं। ये जो एलआई की रजिस्टिविटी होती है वो जिन मेटल से मिलकर बनी होती है उनसे वेरी हाई होती है। आप देखिए यहाँ पर नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, आयरन से मिलकर बना है, लेकिन इसकी रजिस्टिविटी 100 है। ये 100 निकिल से भी ज़्यादा है, आयरन से भी ज़्यादा है, क्रोमियम से भी ज़्यादा है। तो नंबर 1 जो एलआई की रजिस्टिविटी होती है वो जिन मेटल्स से मिलकर बनी होती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो एलआई होती हैं अगर आप कॉपर के वायर को ऐसे ला करके एयर में बर्न कर दो तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिल करके वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो बर्न हो जाएगा। अगर हम एक कॉपर के वायर को ला करके ऐसे एयर में अगर उसको बर्न कराएं, ग्लो कराएं, तो एयर की ऑक्सीजन से वो कंबाइंड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो बर्न हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो एलआई होती हैं इनको ओपन एयर में हम बर्न करें तो ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती हैं, इजिली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती हैं, तो इनकी लाइफ लॉन्ग होती है। आप हीटर में वायर को हीटर को ऑन कर देते हैं, वो वायर ग्लो करता रहता है, जलता रहता है देर टाइम, काफ़ी समय तक, लेकिन है कि वो एयर से कंबाइन होकर के ऑक्सीडाइड होकर के डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जो एलआई होती हैं इनको ओपन एयर में बर्न करने पर ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती हैं और लॉन्ग टाइम तक ये बर्न होती रहती हैं। तो इन 2 प्रॉपर्टी के कारण जो है एलआई का यूज हम हीटर में, टोस्टर में और गीजर में करते हैं उनके एलिमेंट को बनाने के लिए। ये जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर में ही एलआई का यूज करते हैं। फ्यूज वायर में हम टिन और लेड एलआई का यूज करते हैं।
टिन और लेड से बनी हुई एलॉय का यूज करते हैं, वहाँ पर फ्यूज वायर की रजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्यूज वायर की रजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हमेशा वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये रहा कि रजिस्टिविटी जो है एलॉय का यूज क्यों किया जाता है। अब बात आती है कि टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है, सेमीकंडक्टर के लिए कैसे चेंज होती है, इंसुलेटर कैसे चेंज होती है, उनका ग्राफ क्या है, इनका डिस्कशन हमें करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रजिस्टिविटी